हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपकी क्लास है ये आपके प्रीवियस ईयर बेस पर होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पूरे कोर्स जो हम करा रहे हैं उसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी आपकी होगी और जो आपके टॉपिक वाइज है, सीक्वेंस वाइज जो भी आपका सिलेबस है उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके क्लासेस तो चल ही रही है, साथ ही साथ हम आपकी प्रैक्टिस भी करेंगे और सबसे पहले जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका 2018 का सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आया था। आपकी परीक्षा तिथि 9 दिसंबर 2018 में आपका एग्जाम हुआ था। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपके हम CDP के सेक्शन को कवर करेंगे क्योंकि आपकी CDP की क्लासेस ही हम आपके स्टार्ट करा रहे हैं सबसे पहले। इसके बाद आपके जो अदर सब्जेक्ट है, आपकी SST हो गई, हिंदी हो गई, बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उन पर भी हम जल्दी ही क्लास आपकी स्टार्ट करा देंगे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या फिर अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। जैसे कि आपकी स्ट्रक्चर हो गई, इसमें आपके यहाँ से लेकर जो आपके केंद्र से आपके बाहर को जाता है, अंगों की तरफ जाता है, वो कौन सा आपका विकास होता है। आपके इसमें दो प्रकार के विकास देखने को मिलते हैं। एक क्या होता है आपका केंद्र से अंगों की तरफ जाना, बाहर की तरफ जाना। दूसरा आपका सेफिलोकोडल, वो क्या होता है आपका सर से लेकर पैर तक जाना। आपका हैंड टू टोय वो होता है आपका सेकंड। इसके बाद बात करते हैं, आपके यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विकर्णीय विकास के सिद्धांत। विकर्णीय विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता तो ये आपका कट जाएगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने, जो आपके सिलेबस में है ही नहीं उसे आपको हटा देना। ये आपका कोई भी सिद्धांत नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं आपके विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। आपका प्रोक्सोमोडिस्टल, यही आपका होता है प्रोक्सोमोडिस्टल, जो कि आपका केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। वो आपका कौन सा होता है आपका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत में इंक्लूड किया जाता है डेवलपमेंट में। आगे बात करते हैं सोपान्य विकास के सिद्धांत, ये नहीं होता तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो सीधा का सीधा इसका जो आंसर है वो है आपका प्रोक्सोमोडिस्टल। ये भी पूछा जाता है और सेफिलोकोडल भी पूछा जाता है। तो आपको दोनों याद रखने, एक क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, दूसरा आपका हेड से आपके सर से पैर तक जाएगा, टोए तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप इसे देख सकते हो, पढ़ लेना, ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीजें है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसी में से आपको सही बताना है। सबसे फर्स्ट है आपका प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। दिनचर्या आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि कोई भी आपका रूटीन वगैरह उसमें प्रमुख स्थान नहीं होता। आगे बात करते हैं आपका, इसमें थर्ड है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, ये भी नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, ये भी नहीं होता। आपको पता है स्कूल किस वजह से खुलते हैं, आपके स्कूल इस वजह से खुलते हैं ताकि वहां पर बच्चे जो है पढ़ पाए। बच्चे जो है स्कूल के लिए मेन है। अगर आपके स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो आपके स्कूल का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो वही बात यहाँ पर की है, अगर आपका स्कूल है, बच्चों के समाजीकरण करने वाली संस्था है, तो वो क्या है, उसमें आपके बच्चों का प्रमुख रोल है। क्यों? क्योंकि स्कूल से ही आपका स्टूडेंट बनता है और स्टूडेंट से ही आपका स्कूल बनता है। तो आपको याद रखना है, मेन जो आपका रोल होता है स्कूल में टीचर का भी नहीं होता, किसी भी चीज का नहीं होता, सिर्फ आपके बच्चों का होता है। क्योंकि बच्चे क्यों जाते हैं स्कूल में, खुद को बनने के लिए, खुद को बनाने के लिए, चीजें सीखने के लिए। तो मेन रोल किसका है, बच्चों का। बच्चों के लिए ही स्कूल बनाया गया। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी तीनों ही आपके गलत है। दिनचर्या, गतिविधियां, शिक्षकों, ये तीनों ही आपके अलग दे गए, तो इस वजह से आंसर नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करने की, अगर आपको आता भी नहीं है तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसे देख लेना। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मतलब क्या है, आप किसी भी टीचर या फिर कहीं पर भी स्कूल में गए, वहां पर आपने बाकी लोगों को देखा, बाकी टीचरों को देखा और उसी की तरह आपने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है आपका। सबसे पहला समूह की पहचान, ऐसा तो नहीं है, आपने क्या करा, समूह की पहचान नहीं है, वो वहां का कोड नहीं है, आपने उन्हें देखकर खुद को चेंज किया, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है आपका समूह आज्ञाकारिता, आपका ओबिनेंस भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि वहां पर आपको आज्ञा नहीं दी कि आपने इसी तरीके के कपड़े पहने हैं जैसे हमने पहन रखे हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। आगे बात करते हैं समूह निर्देशन अनुपालन, तो आपको निर्देश भी नहीं दिया गया कि हमने जैसा पहना है आपको यही पहनना पड़ेगा, तो ये दोनों तो कट गए। अब बात करते हैं आपका समूह की अनुरूपता। समूह की अनुरूपता मतलब आपकी कॉन्फॉर्मिटी। इसका मतलब क्या होता है? समूह की अनुरूपता। जैसा आपने समूह देखा उस तरीके का आपका रिएक्ट होगा, उसी तरीके का आपका रिएक्शन होगा, तो वो क्या होगा आपका डी। बाकी जो तीनों है वो इससे रिलेट ही नहीं करते, ना तो आप समूह की पहचान बता रहे हो, ना वहां पर आप आज्ञा मान रहे हो, ना ही वहां पर आप किसी प्रकार का निर्देश आप मान रहे हो। तो ये तीनों जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपका फोर्थ है। अगर आपको फोर्थ का मीनिंग भी नहीं पता फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सही करना है। यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यदि आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हो और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हो और अपने समूह की अनुरूपता को प्रदर्शन कर रहे हो, अर्थात आप अपने आप को समूह में समायोजित करना चाहते हो, तो क्या होगी? उसकी समूह की अनुरूपता हो गई। तो इसी वजह से जो है आपका यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया आपका किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त होती है। हम आपके क्लास में प्याजे की सारी स्टेज पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आपके प्याजे से क्वेश्चन बनता है, सी टेट हो या आपका किसी भी प्रकार का टेट हो, किसी भी अदर का, उसमें प्याजे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात की है कौन सा होगा आपका संवेदी गामक, दूसरा आपका पूर्व परिचालक, मूर्त परिचालक या आपका औपचारिक परिचालन। तो ये आपकी चार है, आप इसे याद कर सकते हो SPCF। ये आपकी 4 स्टेज हो गई जो कि आपके प्याजे के द्वारा दी गई थी। सीधा आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्हें आप सीक्वेंस वाइज लगाओ, इनके बीच में कोई और स्टेज ऐड कर देंगे, पूछेंगे कौन सी प्याजे की स्टेज नहीं है, तो ये नाम भी आपको याद रखने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी वस्तु का स्थायित्व हम समझने लगते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका परमानेंस हम समझने लगते हैं। वो किस में करते हैं? वो आपका सबसे फर्स्ट है जो कि आपकी सेंसेस के बेस पर होती है, आपकी सेंसरी मोटर, आपके संवेदी गामक, वही आपकी इसमें क्या करते हैं? वस्तु का स्थायित्व करता है। जैसे कि यहाँ पर देखा किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के संवेदी गामक चरण से प्राप्त होती है, अर्थात इस अवस्था में बच्चा यह जानने लगता है कि घटनाएं या वस्तु तब भी उपस्थित रहती है जब हमारे सामने नहीं होती। जैसे कि आपको पता है आपने किसी बच्चे को कोई खिलौना दिखाया, लेकिन अगर आप उस बच्चे को खिलौने उसके सामने से हटा देते हो तो कुछ समय बाद क्या होता है? बच्चा भूल जाता है। लेकिन जब वो आपकी संवेदी गामक में आ जाता है उस बच्चे को पता रहता है कि वो चीजें आपके सामने से हटाई गई है, लेकिन वो चीजें आपके वहां पर उपस्थित है। तो जैसे कि ये नहीं कहते कि ये तो आपका कौवा ले गया, इस टाइप के आपके मुहावरे यूज करते हैं बच्चों के साथ, तो क्या होता है बच्चे को ये लगता है हाँ ले गया, लेकिन जब आपका संवेदी गामक में आ जाता है तो उसे पता रहता है कि ये चीज आपकी गायब नहीं हुई है, ये आपकी यहीं कहीं है, लेकिन बस आपके सामने दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, ये आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। आपके 2 वर्ष तक के बच्चों को ये देखने में मिल जाती है। स्टार्टिंग में उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2 वर्ष तक जो है ये चीजें उन्हें समझ में आने लगती है कि हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो चीजें फिर भी वहां पर उपस्थित है, सिर्फ आपके सामने से हटाई गई है। तो इस प्रकार से जो है आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं आपके 5th क्वेश्चन पर। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आपका इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। किस लिए आपका व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम बनाया गया था? सबसे पहला है आपका विशेष शिक्षा कार्यक्रम, आपका स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद बात करते हैं आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। इसके बाद बात करते हैं आपके मुफ्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, और जो आपका 4th है वो है आपका ई लर्निंग, आपका एजुकेशन प्रोग्राम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इन्होंने क्या पूछा? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम को बनाने के लिए आपका विशेष तो होगा नहीं, विशेष तो आपका स्पेशल बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर आपका स्पेशल बच्चे नहीं का, क्या का? इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस में देखने को मिलेगा? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, जैसा बच्चा होगा उसी प्रकार की आपकी एजुकेशन होगी, वही आपकी व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम के संदर्भ में है। अब बात करते हैं मुफ्त विद्यालय। ये भी नहीं होता मुफ्त विद्यालय किसमें? जिसमें आप बच्चों को फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हो। ई अधिगम क्या? जो कि आपका ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू दे रहे हो, आप पुस्तक जो है PDF वगैरह में दे रहे हो, बच्चे ई लर्निंग से सीख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आपकी 4 अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम है, लेकिन जो आपका व्यक्तिगत रूप पर निर्भर करता है वो आपका बाल केंद्रित, जैसा बच्चा है उसके प्रकार का, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ाना यहाँ पर दिया भी हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है, शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती है। तो यही क्या होता है आपका व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, या फिर आप कह सकते हो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका,
यहाँ पर पूछा है महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो कौन सी है? मतलब ऐसी बतानी है आपकी किस एज में बच्चे जो है छोटे छोटे वर्डों को मिलकर जो है बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी होगी, कब बच्चा छोटे छोटे वर्डों को बोलना स्टार्ट करेगा, फिर 2 वर्डों को जोड़कर बनाएगा, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस क्रिएट करेगा। तो ये सारी जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। तो यहाँ पर जो है किस एज में करता है, वो आपका 18 से लेकर 24 महीने की आयु में वो आपका बोलना स्टार्ट कर देता है 2 छोटे छोटे वाक्यों में, जैसे कि आ बा का, मतलब इस टाइप से बाबा मामा, इस टाइप का वो बोलना स्टार्ट कर देगा। वो कर देगा आपका 18 महीने में। यहाँ पर दे भी रखा है कि बच्चे टूटे फूटे वाक्यों को बोलने के साथ साथ जो हाव भाव भी दिखाते हैं, जैसे कि मामा, वो मम्मी की तरफ को अलग एक्सप्रेशन दिखाएगा, अलग अलग भाव दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके 18 से लेकर 24 माह में वो बोलना स्टार्ट कर देता है 2-2 शब्दों को मिलाकर। अब बात करते हैं आपका 7 क्वेश्चन। ये है आपका बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा दी गई है। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि आपका आईक्यू का आपका फॉर्मूला किसी और ने दिया है, आपका आईक्यू का मीनिंग किसी और ने दिया है, ऐसे ही आपका मानसिक एज का मीनिंग किसी और ने दिया है। तो वो सारी चीजें जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। लेकिन यहाँ पर जो आपका सीधा पूछा आईक्यू की अवधारणा आपकी किसने दी थी, वो दी थी आपकी स्टर्न ने। बहुत से क्या लगा के आएंगे, बिने, बिने नहीं है। आपको याद रखना है इसका जो आंसर है वो आपका स्टर्न के द्वारा ही दिया गया था आईक्यू की अवधारणा। तो यहाँ पर दे भी रखा है जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने 1912 में आपका, लेकिन कुहलमान जो है आपका इतना नहीं पूछा जाता, सीधा आपका स्टर्न ही दिया जाएगा। इन्होंने मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात में बुद्धि लब्धि आईक्यू के रूप में प्रयोग किया था, सुझाव दिया था। परंतु आईक्यू का प्रयोग 1916 में किसने किया था, टरमैन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हुआ। यूज तो इन्होंने किया, लेकिन जो आपका फेमस किया था वो आपका टरमैन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सीधा का सीधा इसका आंसर है स्टैन। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। सृजनात्मकता को खालिस्तान की अवधारणा से संबंधित किया जाता है। जो आपकी क्रिएटिविटी है वो किससे रिलेट करती है? सबसे पहला आपका द्रव बौद्धिकता, इसके बाद है आपका रवदार बौद्धिकता, इसके बाद है आपका अभिशर्त सोच या फिर आपका विविध सोच। तो आपकी पहले बात जानेंगे क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी होती है अलग अलग तरीके से सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग चीजें आप सोच पा रहे हो। अगर कोई बच्चा है या आप ही हो, कोई समस्या आपके पास है, तो आपकी सोल्यूशन जो आप अलग अलग यहाँ पर निकाल पा रहे हो कि हाँ हम इस चीज से भी करेंगे तब भी कुछ हो सकता है, ऐसे यूज करेंगे तो भी हो सकता है। तो वो क्या है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आपकी विविध सोच है। लेकिन जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये क्या होती है, ये आपकी सारी आपकी जो क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर ही आपका देती है। जैसे कि अगर आपने बच्चों से पूछा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो बच्चा एक ही आंसर देंगे, वो क्या है आपका अभिसर्त सोच, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग की आप सभी का आंसर एक है। लेकिन अगर आपने कहा कि आप गांधी जी से कितने इफेक्ट हो, आप गांधी जी से कितने प्रभावी हो, तो वो बच्चे क्या करेंगे, गांधी जी के ऊपर अलग अलग जो है अपने विचार देंगे, अलग अलग थिंकिंग देंगे। तो वो क्या होगी, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अलग अलग आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। और जो आपकी स्टार्टिंग की 2 है ये आपकी कोई भी ऐसी इंटेलिजेंस में यूज होती है, लेकिन ये आपकी थिंकिंग में यूज नहीं होती। तो ये वैसे आपसे पूछी नहीं जाती, द्रव बौद्धिकता रवादार ये आपके एग्जाम में नहीं आती। अब बात करते हैं आपकी, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि समायोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, ध्वनि संबंधी, व्याकरण, या फिर आपका व्यात्मक, या फिर आपका विभक्ति विषयक। ठीक है। इन्होंने पूछा है ध्वनि के स्वीकृति ध्वनि समायोजन में, ध्वनि समायोजन किसका समायोजन, ध्वनि का। तो सीधा ध्वनि से रिलेट कर सकते हो, बाकी तो आपके ऑप्शन इससे रिलेट भी नहीं कर रहे। आप व्याकरण में क्यों जाओगे, व्याकरण में वर्डों को नहीं बनाने, यहाँ पर कोई अलग चीजें नहीं बनाने, यहाँ सिर्फ ध्वनि का समायोजन तथा इसके नियमों के अंतर्गत बनाते हैं। किसके, ध्वनि संबंध, आपके फोनोलॉजिकल के द्वारा ही आपके ध्वनि संबंधी जो भी आपके नियम होते हैं वो बनाए जाते हैं। भाषा में आपकी फोनोलॉजिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। ठीक है। तो इसका सीधा ए हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पदबंध रूप आदि को सार्थक बनाता है, ध्वनि के समूह में ही बनते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, जब आप कोई चीजें सोच रहे हो, प्रक्रिया किसी भाषा से आपकी प्रभावित होगी तो क्या कहेंगे, आपकी संस्कृत, आपकी भाषा निर्धारित संज्ञान से, या फिर आपका भाष्य उद्गत। तो इन्होंने क्या कहा, भाषा से, तो संस्कृत तो हट जाएगी।
ठीक है। संज्ञान आपका माइंड से, कोग्निटिव ये भी हट जाएगा। अब है सामाजिक भाषा, इन्होंने सामाजिक के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर सिर्फ भाषा के बारे में बात हुई तो भी कट जाएगा। तो सीधा का सीधा आपका आंसर मिल गया, आपको मिल गया भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया में किसी भी भाषा द्वारा प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति क्या होती है, भाषा निर्धारित होती है, क्योंकि आप भाषा से इफेक्ट कर पा रहे हो, आपको लैंग्वेज इफेक्ट कर रही है उस चीज पर। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेन यहाँ पर इन्होंने कर रखा है। तो ये आज हमने आपके पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी जो हम आपके कम क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, आपके जो भी कोर्स में जो आपकी थ्योरीज है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद जो हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस करेंगे। अभी जो है आपके इन कम क्वेश्चन से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ये टॉपिक आ रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में रिपीटेड है, देखने को मिलते ही है। और वैसे भी ये सारे पेपर जो है आपके ऑफलाइन आए थे, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे ही पेपर हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।